प्रोसेस विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, खास करके स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में इसका क्या योगदान है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि भारत में कितने इलेक्ट्रॉन CM यानी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और देखेंगे कि भारत को कितनी चाहिए। इस जिस तरह से अभी महामारी हुआ है, और ये महामारी खास करके जिस तरह से पेंडेमिक है, उसमें ये जो है कितने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, योगदान अदा कर रहे हैं। तो चलिए देखेंगे आज हम जिन प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा करेंगे वो देख लेते हैं कि किन किन प्रमुख बिंदुओं पे है। तो नंबर 1 में क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आखिर है क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे क्यों अलग है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात इसमें हम देखेंगे कि भारत को अगली महामारी के लिए कम से कम 10 क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तो ये भी देखेंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इतिहास कि ये किस तरह से डेवलप हुआ और किस तरह से ये ग्रेजुअली 90 के दशक से शुरू हुआ और 2017 में नोबेल प्राइज तक आया। उसी तरह से देखेंगे कि प्रोटीन की पहली बार परमाणु रिजोल्यूशन छवि यानी एटॉमिक टाइप का उसका प्रोटीन का आपका रिजोल्यूशन इस क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया, माइक्रोस्कोप से। तो आप देखें फिर जब ये लिया गया, ये सारी कालक्रम में विभिन्न तरीके से इसका विकास हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आप देखेंगे कि इसके लिए रसायन का नोबेल प्राइज मिला, तो रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एनिमेशन कि किस तरह से काम करता है, क्यों इसको क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, यानी CEM में C आखिर है क्या, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यदि हम कहें कि आधुनिक संरचनात्मक जीव विज्ञान यानी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के ये अत्याधुनिक उपकरण है, यानी इन मशीनों ने वैज्ञानिकों को विभिन्न महत्वपूर्ण जैव अणुओं की संरचना की खोज, उसके विभिन्न जीवन कार्यों और रोगों में उनकी भूमिका के बाद में उपचार विकसित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम देखेंगे कि कई इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका इसमें निभाई गई, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में भारत में मात्र 2 क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और ये भी जो है पहली बार प्रथम जो है वो 2017 में सितंबर में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस बेंगलुरु में स्थित है, वहां स्थापित की गई। और इसके बाद दूसरा जो था वो IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो में CM की स्थापना की गई, और दोनों ही संस्था आपको बेंगलुरु में स्थित है। और दोनों में जो है सो दोनों का जो वित्त पोषण यानी जो ये काफी महंगे होते हैं, तकरीबन 50-60 करोड़ इसका दाम होता है। तो इसका जो वित्त पोषण हुआ, इसका जो फाइनेंसिंग की गई थी वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा की गई थी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं, और आगे है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझिए एक माइक्रोस्कोप ही है, लेकिन इसमें अध्ययन के तहत जो नमूने हैं, जो इसके सैंपल लिए जाते हैं, उसकी छवि के लिए फोटोन यानी जो हम लोग नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो उसमें फोटोन का यूज करते हैं, उसके बजाय इलेक्ट्रॉन का इसमें उपयोग किया जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य यानी जो उसकी वेवलेंथ जो होता है, तरंग दैर्घ्य, वो काफी कम होता है, इसीलिए छोटी विशेषता वाले यानी छोटी से छोटी संरचना को भी उसमें देखने में सक्षम हो सकते हैं। उसी तरह यदि हम देखें तो CM यानी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में C जो है नमूने को यानी जो नमूना लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, लेकिन उसको क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए होने की आवश्यकता होती है, यानी उसको लिक्विड मीथेन में दिया जाता है और इतनी तेजी से दिया जाता है ताकि उसमें आइस क्रिस्टल न बन पाए। और
इसको ताकि पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वैक्यूम में रखा जाता है कोई भी सेल को, और वो लगभग डेड हो जाता है, उसको आप नेचुरल अवस्था में नहीं देख सकते। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसको आप नेचुरल अवस्था में देख सकते हैं, जो गीलेपन को नष्ट नहीं करता और उत्तक जैसा होता है वैसे ही वो देख लेता है, यानी टिश्यू जो उसके होते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो इन मशीनों की कीमत जैसे मैंने बताया था 50-60 करोड़, यानी 40 से 60 करोड़ के बीच में इसकी कीमत होती है। तो ये काफी महंगे हैं। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो 30 से 40 एंगस्ट्रॉम चौड़े स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, उसकी छवि ले सकते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, तो कितना छोटा होता है आप समझ सकते हैं। तो लेकिन आज जब ये CEM का उपयोग किया जाता है तो इससे आप 1 से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम तक पहुंच सकते हैं, यानी इतना छोटा छोटा स्ट्रक्चर का आप इससे फिगर दे सकते हैं, छवि बना सकते हैं, इससे 3D मॉडल बना सकते हैं। ये इसकी खासियत है। आगे फिर हम लोग चलते हैं और देखते हैं, तो किसी कोशिका के केंद्रक का उसके प्राकृतिक आबादित वातावरण में पहला दृश्य, यानी जब ये शुरू हुआ तो पहला बार इस तरह का पिक्चर लिया गया, तो इस तरह का देखिए कितना हाई रेजोल्यूशन और कितना अच्छा पिक्चर आपको मिलेगा। ये देखिए, ये एक सेल स्ट्रक्चर है। अब सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी हमारा शॉर्ट वीडियो आने वाला है, जो हर कंपटीशन के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो ये देखिए, क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियर लेमिना है, न्यूक्लियर पोर है। अब ये देखिए, ये जो आपका न्यूक्लियर पोर है, ये है आपका न्यूक्लियर पोर। तो ये देखिए, ये आपका ये न्यूक्लियर पोर है। तो ये न्यूक्लियर पोर है। अब इस न्यूक्लियर पोर को अगर और इनलार्ज करके देखें इसमें, तो आप देखिए, तो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की संरचना, जो न्यूक्लियर पोर के अंदर और बाहर का जो परिवहन तंत्र है, उसका आकार आप देखेंगे कि तो भी ये काफी बड़ा है। 1000 एंगस्ट्रॉम है कि आर पार अगर आप उसको नापे तो ये देखिए, ये है आपका न्यूक्लियर पोर। ये देखिए, अगर इसको यहां से यहां तक आप नापेंगे तो ये तकरीबन आपका ये यहां से यहां तक ये 1000 एंगस्ट्रॉम। आप सोचिए ये छोटा स्ट्रक्चर कितना छोटा होगा एंगस्ट्रॉम। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपका है। आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं कि भारत में अग्नि महामारी के लिए कम से कम 10 क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है, या CEMs की जरूरत है। तो अरुण शुक्ला, जो कि जैविक विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग, जो IIT कानपुर के हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर है, इनका कहना है कि यहाँ तक कि जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो वायरस और इसके स्पाइक प्रोटीन के बारे में समझने में बहुत कुछ बाकी था, और भारत ऐसा नहीं कर सका कि हम उसको समझ पाए, क्योंकि भारत के पास समझने के लिए ये जो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो था ही नहीं, सिर्फ 2 है। तो अगर 2 है तो कहाँ से आप कर पाएंगे। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप देखें कि 50 से 60 करोड़ या 40 से 60 करोड़ के बीच इसका दाम पड़ता है, लेकिन आम आदमी के लिए तो मुश्किल है, लेकिन सरकार के लिए तो कुछ भी नहीं है। जब सरकार आप 3000 करोड़ का आप मूर्ति बना सकते हैं, तो क्यों नहीं आप 600 करोड़ लगा दीजिएगा, उसी में 10 आ जाएंगे आपके, अगर 60 करोड़ भी होता है तो इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर इनका कहना था, ये अरुण शुक्ला जी का, कि अगर हम अगली महामारी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास पूरे देश में कम से कम 10 CEM की सुविधा होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं फिर हम लोग CEM का इतिहास, कि इसका इतिहास क्या, ये किस तरह से विकसित किया गया। नंबर 1, 1980 के दशक से इसकी शुरुआत हुई और स्विट्जरलैंड के लॉजेन विश्वविद्यालय में जैक्स डोबिचेट, जो टीम की नेतृत्व कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लोड करने से पहले उन्होंने क्या किया कि -180 डिग्री पे, यानी जो लिक्विड मीथेन था उसमें उन्होंने डुबाया एक जैविक नमूने को, और ये तरल लिक्विड इथेन में गिराया और फिर उसको उससे देखा। तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि देखें कि ये नमूने में अणुओं के मूल आकार बरकरार था, यानी जो पहले वो मूल आकार उसका डिस्टर्ब हो जाता था वो नहीं था, और हाई रेजोल्यूशन चित्र हो गया। तो ये काफी चौंक गया। तो उसके बाद ही ये प्रोटीन का जो पहला परमाणु रेजोल्यूशन
छवियां उत्पन्न हुई, जो अभी हमने आपको दिखाया है जितना छोटा छोटा हो उस तरह से प्रोटीन का इन्होंने पहली बार लिया गया। तो पहली बार कहाँ लिया गया, तो वो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के MRC लैबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्चर हेंडरसन, अब देखिए जैक्स डुबेचेट, रिचर्ड हेंडरसन, अभी देखेंगे और तीन लोग इसमें बहुत योगदान किए ने। उनकी टीम ने 90 में CEM का उपयोग करके प्रोटीन की पहली परमाणु, ये जो आया परमाणु रिजोल्यूशन की छवियां, ये आपको 1990 में रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो ये देखिए। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे देखिए 2017 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार आमिर को मिला। अब क्या हुआ, थर्ड वन जो थे अमेरिका के जोकिम फ्रेंच नाम है इनका। तो जोकिम फ्रेंक ने और उनकी टीम ने जीव विज्ञानियों के उपयोग के लिए एक तकनीक को विकसित किया जिसमें जो इमेज प्रोसेसर और खास करके ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध किया जो प्रोटीन का जो भी छवि था उसको 3D रूप में व्यक्त कर सके। एनिमेशन में देखिएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो ये 3D रूप में उसको व्यक्त कर पाए। इस तरह से जैक्स डुबेचेट, जोकिम फ्रेंक और रिचर्ड हेंडरसन, इन तीनों को इन काम के लिए 2017 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा का क्यों नहीं दिया गया, आप बताइए। ये तो चिकित्सा के लिए कर रहे थे, लेकिन नहीं, इसलिए कि इसमें ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल बायोलॉजी में अब तो मॉलिक्यूल बायोलॉजी का हो चाहे किसी चीज का हो, नॉन लिविंग का हो, लिविंग का हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, लेकिन मॉलिक्यूल की बात है तो वो केमिस्ट्री में आ जाएगा आपका। तो इसीलिए इसको केमिस्ट्री में दिया गया नोबेल प्राइज, न कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। तो चलिए आगे फिर चलते हैं हम और आगे इसका जैसा कि मैंने बताया एनिमेशन देखते हैं। तो ये देखिए, ये तीनों थे जैक डुबेचेट, जोकिम फ्रेंच और रिचर्ड हेंडरसन, ये तीनों को इसके लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में। ठीक, अब ये देखिए इस तरह से आगे बढ़ते हुए, तो ये देखिए ये इस तरह से, ये फ्रोजन है, ये क्रायो और ये लेंस है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इस तरह से इन्होंने ये किया। अगर हम आगे देखें इसी को, तो ये देखिए, तो रिजोल्यूशन में कितना क्रांतिकारी बदलाव आ गया। ये देखिए 2013 का रिजोल्यूशन और ये 2000 मतलब अभी प्रेजेंट 2020-21। तो पहले इस तरह से धुंधला दिखता था, अब इस तरह से दिखेगा। तो देखिए कितना चेंजेस आया। इससे पहले अगर आपको हाई रिजोल्यूशन रहता तो उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता, यानी क्रिस्टल बना के उस पे एक्सरे बीम दिया जाता था। वो देख लीजिए किस तरह से होता था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। फिर उसमें से ये देखिए क्रिस्टल होता था और इसमें से यहाँ एक्सरे की बीम दी जाती थी और ये इस पे ये पैटर्न पे डिफ्रैक्शन करके इसकी छवि ली जाती थी। लेकिन अब अगर CEM की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विड ईथेन में डुबाया इसको और इतना तेजी से इसको डुबाया जाता था ताकि ये देखिए इतना तेजी से इसको डुबाया जाएगा कि ये इसमें आइस क्रिस्टल ना बन पाए, ताकि ये नेचुरल फॉर्म में आपका मौजूद हो। अब इस प्रोटीन को क्या किया, अब ये आपका यहाँ सैंपल है, यहाँ दिया है, अब इसको इलेक्ट्रॉन का बीम दिया गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो बीम था इस फ्रोजन इस पे जाके और यहाँ हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा। अब कैमरा से ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आएगा और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो सिमिलर इसका है स्ट्रक्चर का है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेगा उसके सेल के अंदर से जो भी प्रोटीन का है और उसको एक जगह देखिए एक प्रकार का एक जगह किया और एक जगह करने के बाद इस तरह के वो तकरीबन आप देखेंगे कि हजारों इमेज को प्रोसेस करेगा और इस हजारों इमेज को प्रोसेस करने के बाद इसका 3D मॉडल तैयार होगा। और ये जब 3D मॉडल तैयार होगा तो ये 3D मॉडल आपके जो प्रोटीन होगा उसका एकदम क्लियर कट स्ट्रक्चर बताएगा। और ये खास करके जिस तरह से हमारे कोविड-19 है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका जो आप देखेंगे तो उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसका अगर हम समझ पाए तो हम सही वैक्सीन बना पाएंगे, सही दवाई बना पाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भारत के पास अधिक मात्रा में हो, वैज्ञानिक के पास हो, तो वैज्ञानिक इसका जो पैंडेमिक आया है उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये था एक एनिमेशन। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो
आगे में है यूपीएससी के लिए प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। 1990 में सीईएम का उपयोग करके प्रथम परमाणु रिजोल्यूशन छवि रिकॉर्ड की गई थी। चॉइस 1। चॉइस 2, जैक्स डोबचेट, जियोम फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन को 2017 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तीसरा, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नमूना क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए होने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? चॉइस ए केवल 1, चॉइस बी 1 और 2, चॉइस सी 1 और 3, चॉइस डी उपयुक्त सभी। तो चलिए इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे अपने दोस्तों को भी बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अक्टूबर में आपका पीटी है, तो आप डेफिनेटली रूप से इसे तैयारी के लिए मतलब शुरू कर दें प्रैक्टिस। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी जगह इसको फैलाएं। ये क्वेश्चन को तो कम से कम फैलाएं, या आप इसको वीडियो को हर जगह फैला सकते हैं। तो चलिए अगला सेक्शन, पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेट का नीला रंग तटस्थ और आयनिक आणविक नाइट्रोजन के नीले और निकट पैराबैंगनी उत्सर्जन के लाइनों का परिणाम है। ये बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि तटस्थ नीला रंग यानी न्यूट्रल और आयोनाइज्ड मोलिकुलर नाइट्रोजन जो है वो नीला, मतलब ब्लू, और नियर अल्ट्रावायलेट उत्सर्जन लाइनों के बीच का परिणाम, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। तो ये जो है आपका ये कथन बिल्कुल सही है आपका। अब दूसरा कथन आप देखें, तो दूसरा कथन है वज्रपात की घटना ज्यादातर वर्षा स्तर यानी निम्बो स्टेटस मेघ में होती है। तो ये गलत है, ये निम्बो स्टेटस नहीं था। मैंने क्या बताया था, आप ध्यान दीजिए, कोमुलो निम्बस क्लाउड में होती है, यानी कपासी वर्षी मेघ में होती है। ठीक है, तो इसका अगर कपासी वर्षी मेघ होता तो ये भी सही हो जाता। तो ये निम्बो स्टेटस है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, ये बिल्कुल सही है, एक ही होगा सही, क्योंकि दूसरा तो गलत है। केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2, तो ये भी आपका गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर आपका हो गया ए। तो ए आंसर हो गया, पहला ही सही। तो इसका उत्तर हो गया ए। तो चलिए, ये था हमारा क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम देखेंगे क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत में हमने देखा कि मात्र 2 क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और जो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है कम से कम भारत जैसे जनसंख्या वाले देश के लिए 10 चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देंगे तभी तो वो रिसर्च कर पाएंगे, तभी तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल देख पाएंगे, तभी तो सही वैक्सीन बना पाएंगे। तो अगर आप देंगे ही नहीं तो ये कहां से हो पाएगा। तो भारत को इसकी आवश्यकता है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।